हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 107 सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रिगार्डिंग वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मेन प्रोविजंस एक्सप्लेन करने हैं जो वीमेन के इनहेरिटेंस राइट्स से रिलेटेड है। हमें बताना है कि एक्ट ने कैसे डॉटर्स, वाइव्स और मदर्स को प्रॉपर्टी राइट्स दिए और इसके अमेंडमेंट्स, स्पेशली 2005 का भी जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक इम्पॉर्टेंट कानून है जो हिंदू इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी सक्सेशन को कोडिफाई करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले इनहेरिटेंस लॉज विमेन के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव और पेट्रियार्कल थे। इस एक्ट का मेन पर्पस था वीमेन को प्रॉपर्टी राइट्स देना और उन्हें मेल के बराबर लीगल रिकॉग्निशन देना। ये एक्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पर अप्लाई होता है। विमेन एम्पावरमेंट को समझने के लिए इसके प्रोविजंस को समझना बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और पर्पस। 1956 से पहले इनहेरिटेंस मेनली रिलीजियस और कस्टमरी लॉज पर बेस्ड था जो मोस्टली मेल ओरिएंटेड थे। वीमेन को या तो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं थी या फिर लिमिटेड एस्टेट होती थी। इस एक्ट का मेन एम था जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना और यूनिफॉर्मिटी लाना। 2. एप्लीकेबिलिटी और की टर्म्स। ये एक्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पर लागू होता है लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और पारसीज पर नहीं। ये इंटेस्टेट सक्सेशन यानी बिना विल के डेथ होने पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। की टर्म्स जैसे हेर, कोपासना, प्रॉपर्टी, सक्सेशन डिफाइन किए गए। 3. वीमेन के इनहेरिटेंस राइट्स के प्रोविजंस। ए. मेल की प्रॉपर्टी में फीमेल एयर्स के राइट्स। एक्ट के अंडर फीमेल एयर्स को क्लास आई एयर्स के रूप में लिस्ट किया गया है। विडो, मदर, डॉटर और कुछ लिनियल डिसेंडेंट्स को इक्वल शेयर मिलता है। मेल के डेथ पर प्रॉपर्टी इक्वली क्लास आई एयर्स के बीच डिवाइड होती है। बी. वीमेन के अपने प्रॉपर्टी राइट्स। सेक्शन 14 ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया। कोई भी प्रॉपर्टी जो फीमेल हिंदू के पास है वो उसकी फुल ओनरशिप बन गई, चाहे वो प्रॉपर्टी मैरिज, गिफ्ट या विल से मिली हो। पहले जो लिमिटेड एस्टेट का कॉन्सेप्ट था उससे हटा दिया गया। सी. मैरिड डॉटर्स और विडोज के राइट्स। मैरिड डॉटर्स को भी एज माना गया पर इनिशियली कोपासनरी राइट्स नहीं थे। विडोज को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट दिया गया। डी. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अमेंडमेंट ने डॉटर्स को कोपासनरी प्रॉपर्टी में सन्स के बराबर राइट्स दिए। डॉटर्स को बर्थ से हाई कोपासनर माना गया, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। इससे वीमेन के प्रॉपर्टी राइट्स और स्ट्रांग हो गए। 4. लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स। ग्राउंड रियलिटी में अवेयरनेस की कमी और पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस की वजह से वीमेन अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर पाती। रूरल एरियाज में प्रॉपर्टी मोस्टली मेल के नाम होती है। एग्रीकल्चर लैंड के लॉज अलग स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं जो कभी कभी वीमेन के राइट्स को लिमिट कर देते हैं। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट इन विमेन एम्पावरमेंट। एक्ट और उसके अमेंडमेंट्स ने वीमेन के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और लीगल इक्वालिटी का पथ बनाया। इससे फैमिली और सोसाइटी में वीमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ। कोर्ट्स भी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन देकर वीमेन के फेवर में डिसीजंस देते रहे हैं। कंक्लूजन। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने वीमेन के इनहेरिटेंस राइट्स को रिकॉग्नाइज करके एक हिस्टोरिकल चेंज लाया। सेक्शन 14 और 2005 के अमेंडमेंट ने डॉटर्स को सन्स के इक्वल राइट्स दिए जो जेंडर इक्वालिटी की तरफ बड़ा कदम था। लेकिन सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, अवेयरनेस और माइंडसेट चेंज भी जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 6. How is gender participation and labor linked with overall development? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि जेंडर के हिसाब से लेबर पार्टिसिपेशन और देश के डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है, यानी कैसे महिला और पुरुषों की काम में भागीदारी इकोनॉमी और सोसाइटी को बढ़ावा देती है।
इसमें जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, बैरियर्स और इक्वल पार्टिसिपेशन के फायदे कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर पार्टिसिपेशन और लेबर किसी भी देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। लेबर का मतलब है प्रोडक्टिव वर्क और जेंडर पार्टिसिपेशन का मतलब है हर जेंडर का इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज में शामिल होना। बहुत समय तक महिलाओं की भागीदारी को सामाजिक नॉर्म्स ने लिमिट किया है, लेकिन रिसर्च बताता है कि जब महिला और पुरुष दोनों बराबर हिस्सा लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, गरीबी कम होती है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। इस आंसर में हम जेंडर, लेबर और डेवलपमेंट के संबंध को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. जेंडर और लेबर डिवीजन को समझना। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि अलग अलग काम पुरुष और महिलाओं को सामाजिक सोच के बेसिस पर दिए जाते हैं। अक्सर पुरुष फॉर्मल जॉब्स या पेड वर्क करते हैं जबकि महिलाओं काम घर के अंदर या अनपेड रोल्स में होता है। सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये इम्बैलेंस महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को अंडरवैल्यू करता है। एग्जाम्पल, घर का काम जीडीपी में काउंट नहीं होता पर इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है। 2. जेंडर पार्टिसिपेशन में बैरियर्स। सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन, पेट्रियार्की और ट्रेडिशंस महिलाओं की मोबिलिटी और करियर को लिमिट करते हैं। एजुकेशन और स्किल गैप। एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी से महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है। वेज गैप और डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को अक्सर कम सैलरी मिलती है और प्रमोशंस में बियास होता है। केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चे और बुजुर्गों की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर होती है। सेफ्टी इश्यूज। अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी महिलाओं के पार्टिसिपेशन को रोकता है। 3. डेवलपमेंट के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक और यूएन के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जब महिलाओं की लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ता है। पॉवर्टी रिडक्शन। कमाई करने वाली महिला अपने परिवार, बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करती है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी। डाइवर्स वर्कफोर्स से नए आइडियाज और बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। इक्वल पार्टिसिपेशन से स्टेरियोटाइप्स टूटते हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एम्पावर होते हैं। 4. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ महिला लेबर पार्टिसिपेशन हाई है और इकोनॉमीज भी स्ट्रांग है। इंडिया के चैलेंजेस। ग्रोथ के बावजूद महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लो है, जिसमें कल्चर और सेफ्टी इश्यूज का बड़ा रोल है। यूएनएसडीजी गोल 5 और 8। जेंडर इक्वालिटी और डिसेंट वर्क को सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल माना गया है। 5. पॉलिसी और प्रोग्राम्स की जरूरत। गवर्नमेंट्स को मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव, फ्लेक्सिबल आवर्स और सेफ वर्क स्पेसेस देने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोग्राम्स महिलाओं को एम्पावर करते हैं। एनजीओ और सोशल रिफॉर्म्स जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन। जेंडर पार्टिसिपेशन और लेबर किसी भी देश के प्रोग्रेस का की फैक्टर है। जब पुरुष और महिला दोनों बराबर काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सोसाइटी फेयर होती है। वेज गैप, सेफ्टी इश्यूज और कल्चरल बैरियर्स को हटाना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the steps taken by different social reformers to eradicate gender stratification. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने जेंडर बेस्ड स्टेरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए क्या एफर्ट्स किए। इसमें हमें उनके मूवमेंट्स, कैंपेन्स, लॉस और इनिशिएटिव्स का जिक्र करना है जो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर स्पोर्टिफिकेशन का मतलब है जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स को मजबूती से फॉलो करना, जिससे स्पेशली वीमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है। इंडिया और वर्ल्ड के कई सोशल रिफॉर्मर्स ने इन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, लीगल, एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स लाए। इस आंसर में हम उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मूवमेंट्स और इनिशिएटिव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लिए गए। मेन बॉडी। 1. अर्ली रिफॉर्म मूवमेंट्स और विमेंस एजुकेशन। सबसे पहला फोकस एजुकेशन पर था। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले ने विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया। राजा राम मोहन रॉय ने सती को अपोज किया और विडो रिमैरेज के लिए फाइट की, जो जेंडर हायरार्की को चैलेंज करता था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल्स शुरू किए, जिससे वीमेन को पब्लिक लाइफ में आने का मौका मिला।
एजुकेशन एक ऐसा टूल था जिससे वीमेन को एम्पावर किया गया और पेट्रियार्कल नॉर्म्स को क्वेश्चन किया गया। 2. लीगल रिफॉर्म्स फॉर वुमेन्स राइट्स। रिफॉर्मर्स ने लीगल चेंजेस पर भी फोकस किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के लिए काम किया। पंडिता रमाबाई ने विडोज और वीमेन के लीगल राइट्स के लिए काफी एफर्ट्स किए और उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए। बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 जैसे लॉस आए, जिससे इनहेरिटेंस और वेज इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। यह लॉज जेंडर बायस को कम करने में इंपॉर्टेंट रहे। 3. सोशल ईवल्स और जेंडर स्टेरियोटाइप्स के खिलाफ आंदोलन। रिफॉर्मर्स ने अप्रेसिव कस्टम्स को तोड़ने पर भी काम किया। पेरियार ईवी रामासामी ने कास्ट और जेंडर हायरार्की को चैलेंज किया, रैशनलिज्म और विमेन सेल्फ रिस्पेक्ट प्रमोट की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कास्ट के साथ जेंडर इक्वालिटी पर भी फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस दिए। रिफॉर्मर्स ने चाइल्ड मैरिज, पर्दा, डारी जैसे प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स को स्ट्रांग बनाते थे। 4. मॉडर्न और कंटेम्पररी एफर्ट्स। 20 और 21st सेंचुरी में एक्टिविस्ट्स ने मीडिया, पॉलिसीज और ग्रासरूट्स मूवमेंट्स के थ्रू जेंडर स्टेरियोटाइप्स के खिलाफ काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेवा, एला भट्ट जैसे इनिशिएटिव्स ने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस किया। मलाला यूसुफज़ई जैसे ग्लोबल एक्टिविस्ट्स ने गर्ल्स एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया। आज के सोशल रिफॉर्मर्स सोशल मीडिया और एडवोकेसी का उस करके जेंडर नॉर्म्स, LGBTQ+ राइट्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। कंक्लूजन। सोशल रिफॉर्मर्स ने जेंडर स्टेरियोटाइप्स और इनइक्वालिटीज को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स और सोशल मूवमेंट्स के थ्रू उन्होंने सोसाइटी को बदलने की कोशिश की। इनके काम से हमें ये मैसेज मिलता है कि रियल सोशल चेंज के लिए सबका एफर्ट जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What is the meaning of sexual violence? Discuss with examples. Question explanation. यह क्वेश्चन सेक्सुअल वायलेंस के मीनिंग को समझने के लिए है। इसमें हमें बताना है कि सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या है और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेक्सुअल वायलेंस आज के समय का एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मुद्दा है जो हर एज ग्रुप और जेंडर के लोगों को अफेक्ट करता है। इसका मतलब है किसी भी सेक्सुअल एक्ट या अटेम्प्ट को बिना विक्टिम की मर्जी के फोर्स या थ्रेट के साथ करना। ये एक क्रिमिनल एक्ट है और बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। इस आंसर में हम सेक्सुअल वायलेंस का डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स और इसका सोशल इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. सेक्सुअल वायलेंस का समझ, डेफिनेशन और फीचर्स। डेफिनेशन। सेक्सुअल वायलेंस मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्ट, अनवांटेड कमेंट्स या एडवांसेस जो विक्टिम की कंसेंट के बिना किए जाएं। की फीचर्स। कंसेंट की कमी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्स, थ्रेट, मैनिपुलेशन या साइकोलॉजिकल प्रेशर इन्वॉल्व हो सकता है। विक्टिम कोई भी हो सकता है, विमेन, मेन, चिल्ड्रन, पर ज्यादा केसेस वीमेन और गर्ल्स के होते हैं। यह बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी का वायलेशन है। 2. फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सबसे कॉमन फॉर्म जिसमें फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, निर्भया केस, दिल्ली, 2012 ने पूरे देश को हिला दिया था। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, माइनर्स के साथ सेक्सुअल एक्ट्स जो कंसेंट नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, पोस्को एक्ट के अंडर रिपोर्ट किए गए केसेस। सेक्सुअल हरासमेंट, अनवांटेड एडवांसेस, गेस्चर्स या कमेंट्स ज्यादातर वर्कप्लेस या इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। एग्जाम्पल, #MeToo मूवमेंट ने इस इशू पर अवेयरनेस बढ़ाई। मैरिटल रेप और डोमेस्टिक अब्यूज, मैरिज के अंदर फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट जो कई सोसाइटीज में इग्नोर किया जाता है। ऑनलाइन, डिजिटल सेक्सुअल वायलेंस, नॉन कंसेंशुअल फोटोज, वीडियोज शेयर करना, साइबर स्टॉकिंग या रिवेंज पॉर्न। 3. कॉजेज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पेट्रियार्कल सोच, जो सोसाइटीज वीमेन को सबऑर्डिनेट मानती है, वहां ज्यादा केसेस होते हैं। पावर और कंट्रोल, सेक्सुअल वायलेंस अक्सर डोमिनेंस या ह्यूमिलिएशन दिखाने के लिए होता है। कल्चरल साइलेंस और स्टिग्मा, विक्टिम्स रिपोर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू शेम और फियर। लैक ऑफ अवेयरनेस, कंसेंट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में कम नॉलेज भी रीजन है। 4. इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। फिजिकल इम्पैक्ट, इंजरीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, STD, मेंटल ट्रॉमा।
एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD, ट्रस्ट इश्यूज। सोशल स्टिग्मा, विक्टिम को ब्लेम करना, आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लॉ और पॉलिसीज, इंडिया में IPC सेक्शन 375, पॉश एक्ट जैसे लॉस और अवेयरनेस कैंपेन्स, एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंपॉर्टेंट है। 5 एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। निर्भय केस 2012, ब्रूटैलिटी और लीगल रिफॉर्म्स के लिए एक लैंडमार्क केस। मी टू मूवमेंट, वर्कप्लेस हरासमेंट के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस। पोस्को एक्ट केसेस, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क। कंक्लूजन, सेक्सुअल वायलेंस एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल हार्म भी करता है। इसका रूट जेंडर इनइक्वालिटी और पावर इम्बैलेंस में है। इसको खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज, अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है। विक्टिम्स को सपोर्ट करना और परपेट्रेटर्स को पनिश करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी को सेफ बनाने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।